बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स में लास्ट लेक्चर जो हमने चैप्टर नंबर 12 के हवाले से पढ़ा था, दैट वाज गॉसेस लॉ। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने दो लेक्चर्स में गॉसेस लॉ तक की सारी चीज़ों को कवर किया था। दैट वाज बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ हमारे पास आज जो एप्लीकेशंस हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। याद रहे कि हमारी फिजिक्स में ऑनलाइन क्लासेस में पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको नोट्स भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ रेगुलरली। दो चैप्टर्स अब तक हम पढ़ना शुरू कर चुके हैं, चैप्टर 18 और ये जो चैप्टर नंबर आपका 12 है। दोनों के नोट्स मैं पीडीएफ के फॉर्म में आप तक फॉरवर्ड कर चुका हूँ। आपकी जो लर्निंग है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए डेली बेसिस पे। डे बाय डे जो आपकी प्रोग्रेस है वो आप उसको खुद ही फॉलो अप लें, खुद ही अपने स्टडीज़ के साथ सिंसियर हो। ये नहीं हो सकता कि ऑनलाइन क्लासेस में आपकी जो लर्निंग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टीचर ले लें। तो ये तो आपको खुद ही सीरियस होना पड़ेगा। यू हैव टू गेट सीरियस योरसेल्फ और आपको अपना एहतसाब अब खुद ही करना है। थोड़ा सा मैं पिछले लेक्चर को रिवाइज करूँगा जो हमने अब तक पढ़ा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आप सबके पास नोट्स होने चाहिए। नोट्स हैं आपके पास जो ओपन करें। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। बेटे नोट्स निकालें, नोट्स निकालें। पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू करूंगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने बिल्कुल जीरो से पढ़ी है। तो इससे पहले कि हम काम का टाइम वेस्ट करें, रिव्यू ले लेते हैं ज़रा। नोट्स का बेटे पहला पेज ओपन करें। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन स्क्रीन पे नजर आएगी। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। ये जो चार्ज है इसके बारे में याद रखो, जब ये रुका हुआ होता है तो इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होती है, जब ये रेस्ट में नहीं होता, मोशन में होता है, तो इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होता है। दैट्स वाई हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर को बिल्कुल अलग रखा हुआ है। जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में होगा उसकी जो हम प्रॉपर्टीज या उसके बिहेवियर की स्टडी करेंगे तो वो स्टडी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाएगी। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए ज़रूरी है कि कोई भी ऐसा पार्टिकल हो, यूनिट पार्टिकल हो, जिसके पास ये एबिलिटी हो कि वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सके। अगर कोई यूनिट पार्टिकल है और वो अट्रैक्ट या रिपेल कर पा रहा है तो हम कहेंगे कि वो जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की हैसियत रखता है। सबसे छोटा जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो अब तक डिस्कवर किया जा चुका है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और इसकी वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -19 कूलम है। कूलम्स लॉ के जरिए से हम पता ये करते हैं कि दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल अगर करेंगे तो वो फोर्स क्या होगी। स्क्रीन पर आपके सामने फोर्स का फार्मूला है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपके पास के की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी तो आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट करता है और इसकी कीमत आपको याद करनी है 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.85 को मैं 9 कह रहा हूँ। अगर दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस के अलावा कोई और स्पेस या मीडियम आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एक और एप्सिलॉन आप कंसीडर कर लेंगे, दैट वुड बी एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन मीडियम एम। चार्ज की यूनिट
आपको मैं बता चुका हूँ जो कूलम होती है, और कूलम की जो डेफिनेशन है वो भी आपको याद करनी है। स्क्रीन पे देखिएगा। If two equal charges placed in vacuum are 1 मीटर apart, यानी दो यकसा चार्जेस हो और उनको 1 मीटर के फासले पे हम रख दें, एंड द फोर्स एक्सर्टेड इज, और जो वो फोर्स एक दूसरे पे लगाए वो फोर्स ये होनी चाहिए 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 9 न्यूटन, ये होनी चाहिए। देन हम कहेंगे वो जो चार्ज इज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलम, तो हम कहेंगे कि वहां जो चार्जेस हमने रखे हैं उनके जो चार्ज की वैल्यू होगी दैट वुड बी ऑफ 1 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा कि किसी भी चार्ज के गिर्द वो तमाम तर इलाका जहां तक लाइन ऑफ फोर्सेस एक्ट कर सकती है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई और चार्ज आए और वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर ले तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपनी इंटेंसिटी शो की है या प्रोड्यूस की है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो फोर्स है जो कि टेस्ट चार्ज फील्ड में फील करेगा, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं। इसका फार्मूला हमने निकाला था F अपॉन क्यू नॉट। F is a force and Q naught is amount of test charge। इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम है या वोल्ट पर मीटर है। Q नॉट के बारे में याद कर लो कि Q नॉट हमेशा अपनी टेस्ट चार्ज के लिए इस्तेमाल होगा, और टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू है हम एज्यूम करते हैं कि वो 1 कूलम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज, ये दो हमारी डिफरेंट टर्म्स है। मैं बार बार मनाहिल आरिफ है उसको अलाउ कर रहा हूँ, बट वो ज्वाइन नहीं कर पा रही मीटिंग। आई थिंक उसकी तरफ भी कोई इशू है आज। पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज ये दो अलग अलग टर्म्स हैं जो कि हम बार बार थ्योरेटिकली इस्तेमाल करते रहते हैं। पॉइंट चार्ज का मतलब ये कोई भी चार्ज होगा जिस पर चार्ज की जो अमाउंट है वो डिस्क्राइब होगी अदर देन 1 कूलम। अगर 1 कूलम चार्ज डिस्क्राइब कर दिया जाएगा तो वो टेस्ट चार्ज कहलाएगा, और 1 के अलावा कहेंगे तो वो आपका पॉइंट चार्ज कहलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कोई भी हमने चार्ज ले लिया उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टेस्ट चार्ज आप इंट्रोड्यूस करें। टेस्ट चार्ज इंट्रोड्यूस जब आप करेंगे तो फोर्स आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 की जगह पे Q और Q2 की जगह पे Q नॉट आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F अपॉन Q नॉट होती है। F की जगह पे ऊपर वाली F की वैल्यू पुटअप कर दो तो Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली डेरिवेशन के बाद जो रिजल्ट आता है आपके पास वो होता है K Q अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। E is equal to KQ upon R square is the final formula by which you can calculate electric field intensity due to a point charge। पॉइंट चार्ज का जो फार्मूला आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इसमें गौर करें। एक तो R है जो कि डिस्टेंस होता है, दूसरा Q है जो कि अमाउंट ऑफ चार्ज है। अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज ही का अमाउंट ऑफ चार्ज है, किसी और का नहीं है। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के हवाले से मैंने आपसे जिक्र किया था कि जितने भी चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो लाइंस ऑफ फोर्सेस के जरिए से एक्ट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल की लाइन ऑफ फोर्सेस आउटवर्ड होती है और नेगेटिव की इनवर्ड होती है। जी मनाइल मनाइल आरिफ बेटे, आपने ज्वाइन कर ली क्लास मुश्किल से। मेरी आवाज आ रही है मनाइल को?
आरिफ सरदार की आईडी किसकी है? मनाइल आरिफ आप है बेटे? यस सर। क्या इशू आ रहा है आपकी तरफ से, क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा? बार बार मैं यहाँ से अलाउ कर रहा हूँ आपको। सर वो वाईफाई सिग्नल प्रॉब्लम है। हाँ, आप जिस जगह बैठी है ना वहाँ सिग्नल वीक है बेटे। अपनी रूम को या पोजीशन को चेंज करें, किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो। लाइंस ऑफ फोर्सेस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लाइंस ऑफ फोर्सेस या तो इनवर्ड होती हैं या आउटवर्ड होती हैं। मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद कांटेक्ट करता हूँ। सॉरी बच्चों, बीच में कॉल आ रही थी। अच्छा जी, लाइन ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव की आउटवर्ड और नेगेटिव की इनवर्ड होती है। अब आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम ये पहले याद करें कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और सरफेस एरिया का या एरिया का। डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है कि वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो दो तरह का होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट उस वक्त लिया जाता है जब दो वेक्टर्स का रिजल्ट स्केलर आए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर ये दोनों वेक्टर्स हैं। इसका फार्मूला आता है E डॉट ए, फाई इक्वल टू E डॉट ए। डॉट हटेगा कॉस थीटा आएगा। फिर हमने कंडीशन डिस्कस की थी मैक्सिमा और मिनिमा की। मैक्सिमा भी था, मिनिमा भी था और नेगेटिव भी था। मरियम अख्तर मुझे बताइएगा, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर ड्यू टू चार्ज एट सेंटर ये निकाला था ना? यस सर। okay. अगर कोई हम स्फीयर कंसीडर कर लें और उसके सेंटर पे हमने चार्ज रख दिया और स्फीयर का रेडियस स्मॉल r पाया जाए, तो उस पूरे स्फीयर में से कितना फ्लक्स यानी कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस पास आउट होंगी। हमने ये एक जनरल डेरिवेशन फाइंड आउट की, दैट बिकम्स फाइनली q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कह दें या q मल्टीप्लाई 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कह दें। इसी से हमने आगे अपने लेक्चर को कंटिन्यू किया था गॉसिस लॉ में। गॉसिस लॉ का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हमने डिस्क्राइब किया, देन फाइनली हमने लास्ट लेक्चर प्रूफ तक हमने छोड़ा था, यहीं तक फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटे यहाँ तक मैंने लास्ट वीक छोड़ा था, आज मैं इससे आगे कंटिन्यू करूंगा। मैंने 10 मिनट्स रिवीजन को सिर्फ इसलिए दिए हैं बिकॉज फिजिक्स जो मैं समझता हूँ कि आप लोग को ज़्यादा ज़रूरत है फिजिक्स की, और ये क्योंकि बेसिक्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा चैप्टर, बार बार चीज़ें जब तक मैं रिपीट नहीं करूँगा आपके जहन में बैठेंगी नहीं। जी बच्चों, ये बताओ कि क्या गॉसेस लॉ तक कोई इशू है किसी को? नो सर। बाकी स्टूडेंट भी जवाब दें। नो सर। अच्छा बेटे, आपके पास जो नोट्स हैं वो भी होने चाहिए, आपके पास पेन और कॉपी भी होनी चाहिए और स्क्रीन पे तवज्जो भी होनी चाहिए। ये जो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है, पहले तो ये ध्यान में रखें कि पेपर में कोई एक एप्लीकेशन जरूर आएगी। फर्स्ट एप्लीकेशन जो स्क्रीन पे आपको नजर आएगी वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर ऑफ चार्ज।
स्फीयर ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि एक पूरा स्फीयर है, उसकी सरफेस पे चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यानी ये फुटबॉल लाइक शेप है और उसके सरफेस पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है और फिर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। कंसीडर अ स्फीयर ऑफ चार्ज ऑफ रेडियस ए, वो जो हमने स्फीयर कंसीडर किया उसका जो रेडियस है दैट इज ए, on which charge q is uniformly distributed, वो जो चार्ज q है उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट इज ऑर्डर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर। भाई स्फीयर में याद रखें कि सरफेस पर चार्ज है, सरफेस के बाहर हम फ्लक्स निकालेंगे, सरफेस के अंदर भी हम फ्लक्स निकालेंगे। आउटसाइड द स्फीयर का मतलब स्फीयर के बाहर की सतह है जो कि एयर होगी। कंसीडर अ गॉसियन सरफेस इन द यूनिफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r। हमने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर की जो कि एक स्फीयर है, आउटसाइड स्फीयर है और उसका रेडियस r है। ए रेडियस उस स्फीयर का है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आर रेडियस उस गॉसियन स्फीयर का है जो कि आउटसाइड द स्फीयर एग्जिस्ट कर रहा है और मैंने उसे एज्यूम किया है। Containing point P as shown in figure to calculate electric field through the surface, it is divided into small element each by the area delta A। ये dA नहीं, ये बेटे delta A है, सिंबल आप डेल्टा बनाएंगे। So the electric field through each element will be, हर एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम निकालेंगे। बेटे ये कंसिडरेशन आपको समझ में आई है या मैं इसको डायग्राम में एक्सप्लेन करूं, बताइए जल्दी से। बच्चों जवाब दे। सर आ रही है ऐसी समझ। आ रही है? जी सर। सर एक दफा एक्सप्लेन कर दे। मैं डायग्राम बना दूं? यस सर, एक दफा एक्सप्लेन कर दे। मैं डायग्राम बना के बेटे फिर समझाता हूँ आपको। Wait। देखिएगा बेटे, ये एक स्फीयर है, ये सेंटर है, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो a है और इस स्फीयर की सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर मैंने इस स्फीयर के बाहर एक और स्फीयर एज्यूम किया। ये जो स्फीयर मैंने एज्यूम किया, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो r है और ये वाला जो स्फीयर है ये कहला रहा है गॉसियन सरफेस। यही बातें फर्स्ट पैराग्राफ में मौजूद है, देखिएगा फर्स्ट पैराग्राफ। कंसीडर अ स्फीयर ऑफ चार्ज ऑफ रेडियस a, एक स्फीयर हमने कंसीडर किया जिसका रेडियस a है, ऑन विच चार्ज q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जिसकी सरफेस पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली q अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P आउटसाइड द सरफेस, इस सरफेस के बाहर एक पॉइंट P मैं ले रहा हूं जो कि इस स्फीयर के बाहर है, ये वो पॉइंट है, ये पॉइंट P है जिस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड स्फीयर कैलकुलेट करना चाहता हूं। ये कैलकुलेट करने के लिए हमने स्फीयर के बाहर एक गॉसियन स्फीयर एज्यूम किया जिसका रेडियस स्मॉल r है और इस स्फीयर पर, गॉसियन स्फीयर पे वो पॉइंट P मौजूद है जिस पर मैं कैलकुलेट करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ओके, अब डायग्राम क्लियर हो गई है सबको? सर डायग्राम नजर नहीं आ रही, कंप्यूटर स्क्रीन नजर आ रही है। कैसे हो सकता है? आपके नोट्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो इतनी देर से जी। तुम चुप चुप करके देखे जा रहे हो। मैंने कहा सर शायद हमने मेरी बोला तरफ से प्रॉब्लम है। बड़े ओबीडिएंट सर निकले भाई, माशाल्लाह से है। एक मिनट जरा,
अब क्या नजर आ रहा है? अभी भी आपके नोट्स नजर आ रहे हैं। नोट्स नजर अभी आ भी रहा सर कंप्यूटर स्क्रीन नजर आ रही है। है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अभी डायग्राम आएगी जी आपको। आ अब गई नजर। आ गई नजर। मैं तो पढ़ा यस रहा था, सर। समझा रहा था, लिख रहा था, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा। अच्छा देखो दोबारा से। ये बेटे एक स्फीयर है। इस स्फीयर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस स्फीयर का रेडियस ये स्मॉल ए है। इस चार्ज की वजह से इसके बाहर आउटसाइड एक पॉइंट पी मैंने कंसिडर किया। इस पॉइंट पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। वो कैलकुलेट करने के लिए मैंने इस स्फीयर ए वाले रेडियस के बाहर एक और गॉसियन स्फीयर हमने डॉटेड एज्यूम किया। ये गॉसियन स्फीयर कहलाएगा। और ये जो पॉइंट पी है वो वहीं लाई कर रहा है। अब ये डायग्राम क्लियर है? अब ये यस सर। डायग्राम क्लियर है? ये दोबारा बना के समझाओ यस सर क्लियर है नाउ। बाकी बच्चे। यस सर। आज क्या बात है, स्टूडेंट्स बहुत कम ज्वाइन किया है। स्टूडेंट्स में सौदा बीबी भी नहीं है, बाकी के भी नाम मुझे खैर याद नहीं है। सर जी। सर हमारी आज 12:15 बजे क्लास मैथ की शुरू होनी है। कोई इशू नहीं बेटे, आलिए जैसे सर आपको लिंक सेंड करेंगे ना, तो आप यहाँ से क्विट कर लेना, वहाँ ज्वाइन कर लेना। ओके। ओके सर। स्टूडेंट्स बहुत कम है जी। एक आज मरियम अख्तर है और बुशरा आसिफ है। आलिया मुनीर है। अभी एक लड़की ने ज्वाइन किया था, मनाहिल आरिफ ने, वो भी चली गई है। ओके बेटे, डायग्राम अब आपको जब क्लियर हो चुकी है तो अब देखिएगा। मैं दोबारा अपने नोट्स पे जाता हूँ। जी, आपके सामने अब स्क्रीन पे नोट्स होंगे, ऐसा ही है? यस सर। अच्छा, यस जहाँ सर। मेरे पॉइंट जो मैं माउस का यूज कर रहा हूँ, आप वहीं पे फोकस करें। बेटे ये फार्मूला है फ्लक्स का। ई डॉट डेल्टा ए होता है। ई डॉट डेल्टा ए, डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आएगा। यहाँ जो एंगल है वो जीरो होगा। जो हमने जनरल डेरिवेशन की थी उसमें भी यही था कि जो सरफेस वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर होता है वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डायरेक्शन होती है दोनों सेम होती है। इसकी वजह से एंगल जीरो आता है। और कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो आपके पास फ्लक्स का ये फार्मूला आता है जिसमें कॉस खत्म हो गया। टोटल आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड है ये लफ्ज सही कीजिएगा। टोटल आउटवर्ड जो फ्लक्स है वो समेशन से आएगा। समेशन मतलब ये कि हम तब तक को जमा कर लेंगे, और समेशन की जो वैल्यू है वो एरिया पे लगेगी और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे नहीं लगेगी। समेशन ऑफ द एरिया का मतलब टोटल एरिया ऑफ स्फीयर कितना है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ E मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। गॉसेस लॉ की क्योंकि ये एप्लीकेशन है, तो अब मैं गॉसेस लॉ का फार्मूला लिखता हूँ कि फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस फार्मूले में ये जो फ्लक्स फाई है इसकी जगह पे ई 4 पाई r स्क्वायर आ गया, जो कि मैंने यहाँ से डिटरमाइन किया हुआ है। ये वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई हो रही है, 4 पाई r स्क्वायर नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर। बच्चों ये फार्मूला क्लियर है? यस सर। यस सर। अब है जी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इज ऑन द सरफेस, वो था आउटसाइड द सरफेस। अब है कि सरफेस पे कितना है। भाई जब सरफेस पे बात करेंगे तो सरफेस पर तो रेडियस हमने ए लिया हुआ है। यही फार्मूला जो मैंने डिटरमाइन किया, उस फार्मूले में आर की जगह पे आप ए लिख देंगे। क्लियर हो गया ये? क्लियर हो जी गया ये? सर। आर की जगह पे क्या आ जाएगा?
ए। क्यों? क्योंकि जो सरफेस पर हम लेंगे तो सरफेस का मतलब तो रेडियस पर है, और रेडियस जो स्फीयर का है वो ए है। आउटसाइड वाले का आर था, और जो स्फीयर खुद है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका जो रेडियस है वो ए है। इन टर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी, बेटे पहले तो चार्ज डेंसिटी का आप फार्मूला याद करें। चार्ज डेंसिटी की सिंबल होती है सिग्मा। ये होता है अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया यानी चार्ज अपॉन एरिया है ये। चार्ज क्यू होगा, एरिया आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आर की जगह पे यहाँ ए इसलिए आ रहा है क्योंकि हम सरफेस पर काम कर रहे हैं। यहाँ से क्यू की वैल्यू आप निकालेंगे सिग्मा मल्टीप्लाई 4 पाई ए स्क्वायर। सिग्मा मल्टीप्लाई 4 पाई ए स्क्वायर, ये आपके पास क्यू की जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में पुटअप कर दो। तो क्यू की वैल्यू जब ऊपर वाली इक्वेशन में आप पुटअप करेंगे तो और कीजिएगा, ऊपर और नीचे दोनों साइडों पे 4 पाई भी है और ए स्क्वायर भी है, ये कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल फाइनली गेट ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जी बस जनाब बताइए, ये फार्मूला समझ में आ गया? यस सर। जी। पहले जो हमने ई निकाला था वो आउटसाइड द स्फीयर था, अब जो ई निकाला है ये ऑन स्फीयर है। इसके बाद जब मैं ई निकालूंगा वो इनसाइड द स्फीयर होगा। इनसाइड द स्फीयर बच्चों जब हम जाएंगे तो याद कर लो, क्योंकि हमारे पास इनसाइड द स्फीयर जो है वो चार्ज की वैल्यू इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगी। ये थ्योरेटिकल अप्रोच के जरिए से हम बात करेंगे, इसमें मैथमेटिक्स नहीं करनी। इफ द पॉइंट P इज इनसाइड द स्फीयर तो रेडियस लेस देन a हो जाएगा, तो रेडियस है वो a से भी छोटा हो जाएगा। देन आउटवर्ड फ्लक्स विल बी जीरो, तो फ्लक्स जो है वो सिफर हो जाएगा। गॉसियन सरफेस इनक्लोज्ड जीरो चार्ज, और इनसाइड जो है उसका जो चार्ज है वो भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, बहुत ही कम एक्सपीरियंस होगा। इसकी वजह से Q की वैल्यू हमने जीरो ले ली। जब Q जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो होगा और E भी जीरो होगा। ये एक केस आपका मुकम्मल हो गया। एक केस जो पहला हमने पढ़ा उसके 3 केसेस है। पहला केस उसमें ये था कि आउटसाइड स्फीयर क्या है, दूसरा ये था सरफेस पर क्या है, तीसरा ये है इनसाइड क्या है। तो इनसाइड तो अभी रटा ही लगा लो तो काफी है कि इनसाइड स्फीयर सारी चीजें जीरो हो जाती है। क्यू जीरो है, इसकी वजह से फ्लक्स जीरो होगा। फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो आएगी। ये एक केस, एक एप्लीकेशन मुकम्मल हुई। अब बी सेकंड एप्लीकेशन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये पहले डायग्राम आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। ये एक शीट ऑफ चार्ज है जिसकी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस सरफेस में से हमने एक गॉसियन सरफेस यानी एक सिलेंडर एज्यूम किया। अब वो सिलेंडर जो कि उस सरफेस में से गुजर रहा है, कुछ उसके राइट साइड पे पोर्शन है, कुछ लेफ्ट साइड पे पोर्शन है। अब हम इसी पे अपना मैथमेटिकल वर्क करते हैं। देखिएगा, कंसीडर an insulating sheet of charge of infinite extent on which charge is uniformly distributed। बस ये वाली लाइन क्या है कि हमने एक शीट ले ली, उस शीट के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट। सिग्मा हमेशा ही सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। सपोज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द शीट एज शोन इन फिगर। उस इनफाइनाइट शीट में से एक छोटा सा फिगर हमने, छोटा सा पोर्शन हमने ले लिया जो कि फिगर में मौजूद है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P नियर द शीट, उस शीट के करीब एक पॉइंट P हमने अज्यूम किया जिस पर हम E की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, हमने एक गॉसियन सरफेस जो कि सिलेंडर की सूरत में कंसीडर कर ली, और उस सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है, कंटेनिंग पॉइंट P, और वहीं पर पॉइंट P मौजूद होगा। द सिलेंडर इमर्जेस आउट परपेंडिकुलरली एंड इक्वली ऑन बोथ साइड। वो जो सिलेंडर है वो उसकी सरफेस के परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगा, हाफ उसका पोर्शन राइट साइड पे चला गया, हाफ लेफ्ट साइड पे चला गया। तो हम ये करेंगे कि टोटल अगर फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो हमें 3 फ्लक्स निकालने पड़ेंगे। एक फ्लक्स होगा शीट की लेफ्ट साइड वाला, एक होगा शीट पर वाला, और तीसरा होगा शीट के उस तरफ वाला। एक है इस तरफ, एक है उस तरफ, और एक है पर। ये 3 बात समझ में आ गई। एक होगा φ1, दूसरा होगा φ2, और तीसरा होगा φ3। ये मैं कह रहा हूँ, ये स्क्रीन पे देखिए, आपको जो शीट नजर आ रही है
एक शीट के राइट साइड पे सिलेंडर का पोर्शन है, एक लेफ्ट साइड पर है और एक शीट पर होगा जो कि शीट को क्रॉस कर रहा है। जी बच्चों, डिस्क्रिप्शन क्लियर है ये? यस यस सर। सर। चलिए, बेटे स्क्रीन पे देखिएगा, 5-1 EA आया है, 5-2 EA आएगा, 5-3-0 आएगा। 5-1 और 2 जो है ये इनसाइड और आउटसाइड वाला, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला है, जहां एंगल कॉस का 0 लिया जाएगा और कॉस 0 की वैल्यू 1 आएगी। वो जो 3 वाला है वहां एंगल 90 लिया जाएगा क्योंकि वो एन सरफेस पर है, तो 90 एंगल होने की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। अगर आप टोटल निकालना चाहते हैं तो टोटल निकलेगा 5-1 प्लस 5-2 प्लस 5-3 से। 5-1 और 5-2 की वैल्यू EA आएगी और 5-3 की वैल्यू 0 आएगी। इस तरह से 5 की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ EA। बच्चों ये 5-1, 2 और 3 ये तीनों समझ में आ गए आपको? यस सर। यस सर। ये जो मेरे पास 5 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ EA आई है, मैं अब गॉसेस लॉ को कंसिडर करता हूं जी। गॉसेस लॉ कहता है कि टोटल आउटवर्ड फ्लक्स इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ये चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट है बाय द डेफिनेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज अपॉन एरिया होता है तो फाई इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए आएगा। यहाँ से क्यू की वैल्यू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए आ गई। क्यू की ये वैल्यू ऊपर वाले फार्मूले में पुटअप कर दो तो आपके पास फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट में क्यू की वैल्यू सिग्मा ए आ जाएगी, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। अब हम फाई की जो वैल्यू है गॉसेस लॉ वाली उसके साथ इसको कंपेयर करते हैं। जो फाई मैंने कैलकुलेट किया था वो है ट्वाइस ऑफ EA, वो यहाँ पुट कर दो। ट्वाइस ऑफ EA जब आप पुट कर रहे हो तो आपके पास E की जो वैल्यू आएगी, ए एरिया तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो पता ये चला कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनफाइनाइट शीट के केस में वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया। मैथमेटिक्स बच्चों समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। फिर ये आर अच्छा, क्यों आया? क्या बेटे आर ये वो है, यूनिट वेक्टर है। अगर वेक्टर की फॉर्म में लोगे, देखो ई पर एरो है ना, जब वेक्टर की फॉर्म में लेंगे तो यूनिट वेक्टर हमने शो किया। ना भी करो तो कोई मसला नहीं है, बस ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये कंक्लूड कर लो कि अगर कोई शीट होती है तो इस शीट की वजह से ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी। तो तीसरा केस बड़ा आसान हो जाता है। तीसरा केस ये है, स्क्रीन पे देखें कि 2 प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। उन 2 प्लेटों के दरमियान जो चार्ज है, पॉइंट है, वो P है। उस पॉइंट पर मुझे E की वैल्यू अगर निकालनी है तो दोनों को शीट कंसिडर कर लो। एक शीट की वजह से भी केस 2 वाला रिजल्ट आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी की वजह से भी वही आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल निकालना है तो दोनों को प्लस कर लो। स्क्रीन पे देखो, E इक्वल टू E प्लस प्लस E माइनस। E प्लस की वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है और E माइनस की वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। दोनों का एलसीएम लोगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये बच्चों 3 केसेस, बस आज मैं अपने लेक्चर को यही वाइंड अप करता हूँ। और ये जो 3 केसेस है आज आपने इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। नोट्स में थोड़ी बहुत गलतियाँ मौजूद हैं, उसको भी आप करेक्ट कर लें और इसे आज आप याद कीजिए। ठीक है, आज के लेक्चर से कुछ सवाल है तो बच्चों पूछो। सर पेपर में तो गॉसेस लॉ की सिर्फ एक ही एप्लीकेशन आती है ना?